वेलकम टू माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम जो अंदर से महसूस करते हैं उसे बाहर दुनिया को समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है। रोहन के साथ भी कुछ ऐसा ही था। वो एक आम सा लड़का था, लेकिन उसके अंदर की दुनिया बहुत अलग थी। उसकी असली खुशी अपनी पुरानी एक्यूस्टिक गिटार पर धुनें बनाने और अपनी डायरी में कविताएं लिखने में छिपी थी। बचपन में वह एक बार अपने परिवार के साथ पहाड़ियों पर गया था, जहां एक बहुत बड़ा सा क्रिसमस ट्री फार्म था, और वो जगह उसे इतनी जादुई लगी थी कि वो चाहता था कि काश वहां हमेशा रह सके। रोहन के लिए उसका संगीत ही अब वो फार्म बन चुका था, जहां वो अपनी मर्जी से चीजें उगा सकता था, अपनी कहानियां गढ़ सकता था और दुनिया के शोर से दूर सुकून पा सकता था। बचपन में जब उसे क्रिसमस पर एक तोहफे के रूप में अपनी पहली गिटार मिली थी, तब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आता था कि इसका क्या किया जाए। वो बस तारों को छेड़ता रहता था। फिर एक दिन पड़ोस के एक रिपेयरमैन ने उसे गिटार बजाने के कुछ बेसिक तरीके सिखाए। उस दिन के बाद से रोहन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और उसने अपने छोटे छोटे गाने लिखने शुरू कर दिए। स्कूल के दिनों में बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कोई उसके घुंघराले बालों पर हंसता तो कोई उसके इस अजीब से शौक पर। उस उम्र में जहां बाकी बच्चे ग्राउंड में खेलते थे, रोहन अपनी दुनिया को शब्दों में पिरोने में लगा रहता था। उसे याद है कि एक बार वो बहुत उदास था। तब किसी ने उससे कहा था कि आज लोग तुम्हें जिन चीजों के लिए अलग समझते हैं और तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं, आगे चलकर वही चीजें तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान बनेंगी और वही तुम्हें दूसरों से अलग करेंगी। ये बात रोहन के दिल में कहीं गहराई तक बैठ गई थी। उसे अपने काम पर पूरा भरोसा था, लेकिन उसे यह भी पता था कि सिर्फ बंद कमरे में बैठकर कुछ नहीं होगा और उसे अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचानी थी। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने अपने गानों की एक डेमो सीडी बनाई और शहर के बड़े बड़े रिकॉर्ड स्टूडियोज के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। वो चिलचिलाती धूप में पैदल चलकर उन कांच की बड़ी बड़ी इमारतों में जाता, रिसेप्शन पर अपना नाम, उम्र और फोन नंबर लिखकर छोड़ आता, इस उम्मीद में कि कोई तो उसे मौका देगा और कोई तो उसका काम सुनेगा। लेकिन हफ्तों बीत जाते और उसका फोन कभी नहीं बजता। ये खामोशी बहुत चुभती थी। रात को जब वो बिस्तर पर लेटता तो उसे लगता कि शायद वो गलत रास्ते पर है, लेकिन फिर अगली सुबह वो उठकर दोबारा अपने काम में लग जाता। अगर बड़े स्टूडियोज उसे मौका नहीं दे रहे थे तो उसने खुद अपने मौके बनाने शुरू कर दिए। वो कॉलेज के छोटे छोटे इवेंट्स, लोकल बेसबॉल गेम्स और यहां तक कि छोटे मोटे काराओं के कॉम्पिटिशन्स में अपने गाने गाने लगा। वो हर उस जगह पहुंच जाता जहां लोग उसे सुनने वाले थे, क्योंकि उसे बस लोगों से जुड़ना था। रोहन की एक खास बात थी कि वो किसी और की नकल नहीं करता था। उसकी दादी, जो अपने जमाने में एक बहुत ही शानदार ओपेरा सिंगर हुआ करती थी, जब भी किसी कमरे में दाखिल होती थी तो सबकी नजरें उन पर टिक जाती थी। रोहन ने उनके उस करिश्मे से सीखा था कि असली जादू अपनी असलियत में होता है। उसे उन कलाकारों से भी बहुत प्रेरणा मिलती थी जो बहुत कम उम्र में अपना रास्ता खुद बनाते थे और अपनी कहानियां खुद लिखते थे। रोहन भी अपने हर गाने के पीछे की कहानी खुद लिखता था। उसके गानों में जो दर्द, जो खुशी या जो अकेलापन होता, वो उसका अपना होता था। यही वजह थी कि जो भी उसकी आवाज को सुनता वो उससे एक गहरा कनेक्शन महसूस करता। एक शाम रोहन अपने घर के पास ही एक छोटे से कैफे में गिटार बजा रहा था। यह कैफे शहर की एक ऐसी जगह थी जहां कई उभरते हुए कलाकार अक्सर आया करते थे। एक तरह से ये नई टैलेंट को ढूंढने वालों का भी ठिकाना था। रोहन पूरी तरह से अपनी धुन में मगन था। तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी, जिसका नाम ब्लेक था, अपनी कॉफी लेकर रोहन के पास आया। ब्लेक उस शहर का एक जाना माना रिकॉर्ड एग्जीक्यूटिव रह चुका था, जिसने हाल ही में अपनी खुद की एक नई रिकॉर्ड कंपनी शुरू की थी। उसने कुछ देर चुपचाप रोहन को सुना। रोहन ने जब गाना खत्म किया
तो ब्लेक ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि तुम्हारी आवाज में सच्चाई है। ब्लेक ने उसे समझाया कि अगर तुम्हें सच में लोगों के दिलों तक पहुंचना है तो तुम्हें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा और अपने काम को एक नई शक्ल देनी होगी। रोहन बस खामोशी से उसे सुनता रहा। ब्लेक ने कॉफी का कप मेज पर रखा और एक कुर्सी खींचकर बैठ गया। उसने रोहन की आंखों में देखते हुए कहा कि तुम जो गा रहे हो वो सिर्फ धुनें नहीं है, तुम अपनी जिंदगी के हिस्से दुनिया के सामने रख रहे हो। लेकिन एक बात याद रखना, जब तुम कुछ नया करते हो तो दुनिया तुरंत उसे स्वीकार नहीं करती। रोहन ने गहरी सांस ली और उसे अपने वो दिन याद आ गए जब वो स्कूल में अकेला महसूस करता था। ब्लेक की बातों ने उसके अंदर के डर को फिर से जगा दिया था। क्या वह अपनी कला को और बेहतर बनाने के लिए उस रास्ते पर चलने को तैयार था जहां शायद उसे और भी ज्यादा आलोचना का सामना करना पड़े? ब्लेक ने अपना बिजनेस कार्ड रोहन की तरफ बढ़ाया और कहा कि जब तुम्हें लगे कि तुम अपने डर से बड़े हो गए हो तो मुझे कॉल करना। यह कहकर ब्लेक वहां से चला गया। रोहन काफी देर तक उस कार्ड को घूरता रहा। बाहर हल्की बारिश शुरू हो गई थी और कैफे की खिड़की पर गिरती पानी की बूंदें एक अलग ही धुन बना रही थी। रोहन के दिल की धड़कन तेज थी। यह सिर्फ एक कार्ड नहीं था, यह एक बहुत बड़ा मौका था। एक ऐसा मौका जिसके लिए वो सालों से भटक रहा था। उस रात बारिश के रुकने के बाद भी रोहन के जहन में एक अजीब सा शोर था। ब्लेक का दिया हुआ वो बिजनेस कार्ड उसकी मेज पर रखा था, मानो उसे चिढ़ा रहा हो कि क्या सच में उसमें आगे बढ़ने की हिम्मत है। अगले कुछ दिन एक गहरी कशमकश में बीते। उसे पता था कि अगर उसे अपने संगीत को एक बड़ी दुनिया तक ले जाना है तो उसे अपने इस छोटे से शहर के कंफर्ट जोन को छोड़ना ही होगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे कई बड़े कलाकारों ने अपने सपनों के लिए एक नए शहर, एक नई दुनिया का रुख किया था। रोहन के माता पिता ने हमेशा उसकी खामोशी को समझा था और जब उसने झिझकते हुए उन्हें अपने फैसले के बारे में बताया तो उन्होंने बिना किसी सवाल के उसका साथ दिया। यहां तक कि उसके पिता ने अपना काम भी नई जगह ट्रांसफर करवा लिया ताकि वे रोहन के इस सफर में उसके साथ रह सके। नया शहर जो संगीत की दुनिया का केंद्र था, शुरुआत में बहुत डरावना लगा। यहां की इमारतें बड़ी थी, स्टूडियोज की चकाचौंध आंखों को चुंधिया देने वाली थी और हर नुक्कड़ पर कोई न कोई कलाकार अपनी किस्मत आजमा रहा था। रोहन ने जब ब्लेक के स्टूडियो में कदम रखा तो उसे लगा जैसे वो किसी समंदर में एक छोटी सी कश्ती हो। ब्लेक ने उसे रिकॉर्ड लेबल के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया। यह रोहन के लिए एक बहुत बड़ा कदम था। स्टूडियो की बंद दीवारों के बीच, जहां भारी भरकम इक्विपमेंट और बड़े बड़े साउंड इंजीनियर्स बैठे थे, रोहन को अपनी एक्यूस्टिक गिटार बहुत छोटी लगने लगी थी। शुरुआत में उसे लगा कि शायद उसे अपने गानों को बदलने के लिए कहा जाएगा, लेकिन रोहन ने एक बात ठान ली थी कि वो अपनी धुनें खुद रचेगा। हालांकि कुछ गानों में उसने एक अनुभवी सॉन्ग राइटर के साथ मिलकर काम भी किया ताकि वह अपनी कला को और निखार सके। रोहन की खासियत हमेशा से यही रही थी कि उसके गानों में एक गहरा व्यक्तिगत एहसास होता था। जब वो स्टूडियो के माइक के सामने खड़ा होता तो वो सिर्फ गाता नहीं था, बल्कि अपनी कोई पुरानी कहानी सुना रहा होता था। उसके गाने अक्सर टूटे हुए दिल, अकेलेपन और पुरानी यादों के इर्द गिर्द घूमते थे, जो उसकी अपनी जिंदगी के अनुभवों से निकले थे। उसने अपनी पहली एल्बम में एक ऐसा गाना भी रखा जो एक पुरानी समर रोमांस की यादों से बुना गया था। म्यूजिक इंडस्ट्री के कई पुराने लोगों ने उसे टोका कि उसकी धुनें और उसके बोल बहुत बचकाने हैं और ये कि क्लासिकल एक्यूस्टिक म्यूजिक सुनने वाले बड़े लोग इन बातों से खुद को नहीं जोड़ पाएंगे। उस समय उस खास संगीत की दुनिया में ज्यादातर बड़े सितारे उम्रदराज थे और उनके गाने युवाओं के लिए नहीं लिखे जाते थे। लेकिन रोहन जानता था कि उसके जैसे लाखों युवा हैं जो बिल्कुल वही महसूस कर रहे हैं जो वो अपनी डायरी में लिखता है, और उसने ठान लिया था कि वो अपने संगीत को अपनी उम्र के लोगों के बीच लोकप्रिय बनाएगा। जब उसकी पहली सेल्फ टाइटल्ड एल्बम रिलीज हुई तो रातों रात कोई जादू नहीं हुआ,
लेकिन धीरे धीरे उसके गाने लोगों की प्लेलिस्ट्स का हिस्सा बनने लगे। उसकी पहली बड़ी कामयाबी तब आई जब उसका एक गाना सबसे लोकप्रिय गानों की लिस्ट में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा। सफलता की ये पहली सीढ़ी बहुत मीठी थी, लेकिन असली चुनौती अभी बाकी थी। एल्बम को प्रमोट करने के लिए रोहन को बड़े कलाकारों के शोज में एक ओपनिंग एक्ट के तौर पर काम करने का मौका मिला। जरा सोचिए, आप एक बड़े से स्टेडियम स्टेज पर जा रहे हैं जहां हजारों की भीड़ खड़ी है, लेकिन वे आपके लिए नहीं आए हैं, वे किसी और बड़े सितारे का इंतजार कर रहे हैं। जब रोहन पहली बार अपनी गिटार लेकर उस विशाल स्टेज पर गया तो भीड़ का शोर डरावना था, लेकिन उसने गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और बस अपनी डायरी के पन्नों को धुन में उड़ेल दिया। ओपनिंग एक्ट के तौर पर गाते हुए रोहन ने बहुत कुछ सीखा। उसने देखा कि कैसे एक बड़ा कलाकार भीड़ को संभालता है और कैसे खामोशी का भी इस्तेमाल संगीत की तरह किया जा सकता है। इन दौरों पर बस में सफर करते हुए और होटल के छोटे कमरों में जागते हुए रोहन के अंदर एक बदलाव आ रहा था। वो समझ गया था कि अगर उसे और आगे जाना है तो उसे अपनी कला में और भी रंग जोड़ने होंगे। उसने अपने नए गानों में ट्रेडिशनल एकॉस्टिक इंस्ट्रूमेंट्स के साथ साथ मॉडर्न पॉप और रॉक बीट्स का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ये एक तरह का क्रॉसओवर था जो उसके पुराने श्रोताओं को भी बांधे रखता और नए लोगों को भी उसकी तरफ खींचता। यह बदलाव आसान नहीं था, क्योंकि जब आप खुद को बदलते हैं तो कुछ लोग हमेशा कहते हैं कि आपने अपनी असलियत खो दी है, लेकिन रोहन को अपनी कला को एक नई दिशा देनी थी। सफलता अक्सर बाहर से बहुत चमकदार लगती है, लेकिन इसके पीछे की जमीन बहुत खुरदरी होती है, और रोहन ने भी ये महसूस किया था। जब उसे एक बेहतरीन नए कलाकार के रूप में कई बड़े अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट किया गया तो ये उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। हालांकि कभी कभी उसे वो सम्मान नहीं मिल पाता था जिसकी उसे उम्मीद होती थी। जैसे किसी बहुत बड़े अवार्ड शो में जब ट्रॉफी किसी और को मिल जाती तो एक पल के लिए दिल जरूर बैठ जाता था, लेकिन रोहन ने हार मानने के बजाय अपने उस दर्द और अकेलेपन को अपने अगले गानों की नींव बना लिया। जैसे जैसे उसकी अगली एल्बम की तैयारी शुरू हुई, उसने अपने गानों की हर एक लाइन, हर एक बीट पर पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। वो अपने अनुभवों और आसपास के लोगों को बहुत गहराई से ऑब्जर्व करता और उन्हें गीतों में पिरो देता। वो अब सिर्फ एक गायक से एक स्टोरी टेलर बन रहा था, एक ऐसा दोस्त जो हजारों लोगों की अनकही भावनाओं को अपनी आवाज दे रहा था। टूर पर हजारों मील का सफर तय करते हुए जब उसने देखा कि लोग उसके गानों पर रोते और मुस्कुराते हैं, तो उसे एहसास हुआ कि असली कामयाबी बड़े स्टेडियम्स का शोर नहीं, बल्कि वो सुकून है जब कोई अनजान शख्स आपके संगीत में अपना सहारा ढूंढ ले। जिंदगी कभी एक सीधी लकीर में नहीं चलती। जब तक आप खुद को पूरी तरह से समझ पाते हैं, तब तक आपके अंदर बहुत कुछ बदल चुका होता है। रोहन का सफर अब उन छोटे कैफेज की चार दीवारी से बहुत आगे निकल चुका था। जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था, एक सॉन्गराइटर के तौर पर उसकी सोच और भी गहरी और सुलझी हुई होती जा रही थी। उसकी शुरुआती धुनें पूरी तरह से एकॉस्टिक और सादी हुआ करती थी, लेकिन अब उसके अंदर कुछ नया रचने की बेचैनी पल रही थी। उसने महसूस किया कि उसकी कला को सिर्फ एक ही रंग या एक ही तरह के संगीत में नहीं बांधा जा सकता। इसी अंदरूनी बदलाव का नतीजा थी उसकी चौथी एल्बम, जो उसके करियर का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुई। इस बार उसने अपनी उन पुरानी और जाने पहचानी धुनों में नए पॉप बीट्स का तड़का लगाया था, जिससे एक ऐसा मिक्स तैयार हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जुआ था, लेकिन ये इतना सफल रहा कि चार्ट्स पर सबसे ऊपर पहुंच गया, और इसी ने रोहन को अपनी जिंदगी का पहला नंबर 1 सिंगल भी दिया। उस पल जो सुकून उसे महसूस हुआ, वो उन तमाम रातों की खामोश मेहनत का सिला था जो उसने जागकर बिताई थी। इस कामयाबी ने रोहन को एक नया हौसला दिया, और उसने अपने अगले प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से पॉप म्यूजिक को अपनाने का एक बड़ा फैसला ले लिया।
ये बदलाव सिर्फ संगीत के सुरों का नहीं था, बल्कि ये रोहन के बड़े होने की निशानी भी थी। उसकी इस नई आवाज ने उसकी दुनिया को और भी बड़ा कर दिया और हर उम्र के लोग, खासकर युवा, उसके गानों से खुद को बहुत गहराई से जोड़ने लगे। ऐसा लगता था जैसे रोहन उनकी ही अनकही कहानियों को, उनके ही दर्द को गा रहा हो। रोहन और उसके चाहने वालों के बीच का यह रिश्ता इतना गहरा हो गया था कि उसके सबसे वफादार फैंस ने खुद को एक खास निकनेम भी दे दिया था, जो उनकी पहचान बन गया। रोहन के लिए वे सिर्फ भीड़ का कोई गुमनाम हिस्सा नहीं थे। वो सोशल मीडिया के जरिए उनसे सीधे जुड़ता, उनके मैसेजेस पढ़ता और उनकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन जाता। अपने फैंस के लिए इस बेशर्त प्यार को रोहन ने एक बहुत ही अनोखे तरीके से जाहिर किया। अपनी इस नई पॉप एल्बम को दुनिया के सामने लाने से पहले उसने कुछ बहुत ही खास फैंस को सीधे अपने घर के लिविंग रूम में इनवाइट किया, जिसे उसने सीक्रेट सेशंस का नाम दिया। जरा सोचिए, वो कलाकार जिसे आप स्टेज पर दूर से चमकते हुए देखते हैं, वो आपको अपने घर बुलाए, आपके साथ जमीन पर बैठे, तस्वीरें खिंचवाए और दुनिया के सुनने से बहुत पहले आपको अपने नए गाने सुनाए। रोहन बस यही चाहता था कि ये एक सीक्रेट सोसाइटी की तरह लगे, जहां सिर्फ वही लोग मौजूद हों जो सच में उसकी कला को समझते हैं और उसे महसूस करते हैं। इस अपनेपन का असर यह हुआ कि जब वो एल्बम रिलीज हुई तो उन फैंस ने उसके हर एक शो को पूरी तरह से सोल्ड आउट कर दिया। लेकिन सफलता की रोशनी जितनी तेज होती है, उसके पीछे की परछाई उतनी ही गहरी और डरावनी होती है। जब सब कुछ बेहतरीन चल रहा था, तभी रोहन की जिंदगी में एक बहुत बड़ा तूफान आया। म्यूजिक इंडस्ट्री का एक पुराना साथी, जिसने कभी सरेआम रोहन का मजाक उड़ाया था और फिर बाद में दुनिया के सामने सुलह भी कर ली थी, अचानक उसने एक ऐसा गाना रिलीज किया जिसमें रोहन के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द इस्तेमाल किए गए थे। जब विवाद बढ़ा तो उस इंसान ने दावा किया कि उसने ये शब्द इस्तेमाल करने से पहले रोहन से परमिशन ली थी। लेकिन रोहन जानता था कि उसे उस गाने की पूरी सच्चाई कभी नहीं बताई गई थी। बात तब और ज्यादा बिगड़ गई जब उस इंसान की पत्नी ने सोशल मीडिया पर रोहन और उसके बीच हुई फोन कॉल का एक छोटा सा आधा अधूरा हिस्सा पोस्ट कर दिया। उस क्लिप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे रोहन ही दुनिया से झूठ बोल रहा हो और असली गुनहगार वही है। ये रोहन के लिए एक बहुत बड़ा और गहरा सदमा था। सोशल मीडिया पर जो लोग कल तक उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे, वही आज उस पर बेहिसाब उंगलियां उठा रहे थे। इतनी कड़वाहट और आलोचना का सामना करना रोहन के लिए नामुमकिन सा हो गया था। अपनी मानसिक शांति को बचाने के लिए उसने फैसला किया कि वो कुछ समय के लिए इस चकाचौंध से पूरी तरह दूर चला जाएगा और उसने पूरे 1 साल तक पब्लिक लाइफ से दूरी बना ली। ये अकेलापन डरावना था, लेकिन इसी खामोशी में रोहन ने खुद को फिर से तलाशा। जब वो वापस लौटा तो वो पहले से कहीं ज्यादा मजबूत था। उसने एक नई एल्बम रिलीज की जिसमें उसके रिश्तों की गहराई तो थी ही, लेकिन साथ ही उसने उन तमाम आलोचकों को भी अपने गानों के जरिए करारा जवाब दिया जिन्होंने उसे गिराने की कोशिश की थी। ये एल्बम सेल्स के मामले में एक बहुत बड़ी कामयाबी साबित हुई और रोहन ने दुनिया को दिखा दिया कि उसे इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता। हालांकि जिंदगी ने अभी उसके लिए एक और इम्तिहान बचा कर रखा था। जिन एल्बम्स ने उसे ये शोहरत दी थी, वे सभी ब्लेक की रिकॉर्ड लेबल के साथ मिलकर बनाई गई थी। लेकिन अचानक बाजार में ये अफवाह उड़ने लगी कि ब्लेक अपनी कंपनी को बेचने वाला है। ये सुनकर रोहन की रातों की नींद उड़ गई। उसे सबसे बड़ी चिंता अपने मास्टर्स यानी अपने गानों की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स की थी। रोहन उन गानों का रचयिता था। उसने उन्हें अपने खून सीने से सींचा था, लेकिन कागजों पर उन रिकॉर्डिंग्स का मालिकाना हक लेबल के पास था। इसका सीधा मतलब था कि कंपनी का जो भी नया मालिक होगा, वो रोहन की सालों की मेहनत से जब चाहे पैसे कमा सकेगा। रोहन ने बहुत गहराई से महसूस किया कि जिस जगह उसकी कला और उसकी मेहनत पर उसका अपना हक नहीं है, वहां रुकना खुद के वजूद के साथ धोखा होगा।
बहुत सोच विचार के बाद उसने एक बहुत ही भारी मन से उस लेबल को हमेशा के लिए छोड़ने का फैसला किया जिसने उसे पहला मौका दिया था, और वह एक नई रिकॉर्ड कंपनी के साथ जुड़ गया ताकि वह अपने आने वाले भविष्य के गानों पर अपना पूरा हक बनाए रख सके। यह सफर का अंत नहीं था, बल्कि अपनी शर्तों पर जीने की एक नई शुरुआत थी। नई शुरुआत हमेशा आसान नहीं होती, खासकर तब जब आपका अतीत आपको किसी अदृश्य जंजीर की तरह पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो। रोहन ने एक नई रिकॉर्ड कंपनी तो ज्वाइन कर ली थी और उसे लग रहा था कि अब वो आजादी से अपनी धुनें बना सकेगा, लेकिन उसके पुराने गानों की रूह अभी भी उन पुरानी फाइल्स में कैद थी जिन पर कानूनी तौर पर उसका कोई हक नहीं था। हालात तब और भी खराब हो गए जब एक दिन उसे खबर मिली कि उस पुरानी रिकॉर्ड लेबल को किसी और ने नहीं, बल्कि उसी इंसान के एक बहुत करीबी दोस्त और मैनेजर ने खरीद लिया है, जिसने कभी सरेआम रोहन का मजाक उड़ाया था और उसे नीचा दिखाने की कोशिश की थी। रोहन और उस नए मालिक के बीच हमेशा से ही एक गहरा तनाव और कड़वाहट भरा इतिहास रहा था। ये बात रोहन के लिए किसी भयानक और डरावने सपने से कम नहीं थी। जरा सोचिए, आपकी ही आवाज, आपकी ही धुनें और आपकी ही लिखी हुई डायरी के पन्नों पर अब एक ऐसे इंसान का कब्जा हो जाए जिसे आप बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। रोहन का मानना था कि जो कला उसने अपने खून सीने से रची है, जिस संगीत के पीछे उसकी आत्मा है, उस पर पूरा अधिकार सिर्फ और सिर्फ उसका होना चाहिए, क्योंकि वही उन धुनों का असली रचयिता है। उसने पूरी कोशिश की, रातों की नींदें खराब की और वकीलों से बात की कि वो किसी भी कीमत पर अपने पुराने गानों के राइट्स, जिन्हें इंडस्ट्री की भाषा में मास्टर्स कहा जाता है, उस नए मालिक से वापस खरीद ले। लेकिन वो इंसान रोहन के साथ किसी भी तरह के सम्मानजनक समझौते पर पहुंचने को तैयार ही नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई आपकी ही परछाई को आपसे छीनकर किसी गहरी तिजोरी में बंद कर दे और आपको ही चिढ़ा रहा हो। कई रातों तक रोहन अपने स्टूडियो में अकेला बैठा रहा, अपनी उन धुनों को याद करता हुआ जो अब तकनीकी और कानूनी तौर पर उसकी नहीं रही थी। उसके अंदर एक अजीब सी घुटन थी, एक ऐसी बेबसी जो किसी भी सच्चे कलाकार को अंदर से पूरी तरह खोखला कर सकती थी। तभी उस घने अंधेरे में एक छोटी सी रोशनी की किरण नजर आई। म्यूजिक इंडस्ट्री की एक बहुत ही जानी मानी, सम्मानित और अनुभवी कलाकार ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए खुलेआम रोहन को एक सलाह दी। उन्होंने बड़े ही सहज शब्दों में लिखा कि अगर तुम्हारे पुराने गानों की ओरिजिनल रिकॉर्डिंग्स पर तुम्हारा अपना हक नहीं है, तो तुम उन सभी गानों को फिर से स्टूडियो में जाकर नए सिरे से री रिकॉर्ड क्यों नहीं कर लेते। ये एक बहुत ही सरल लेकिन अपने आप में एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी विचार था। शुरू में रोहन को थोड़ी झिझक महसूस हुई। उसके मन में कई सवाल उठे। क्या लोग उन्हीं गानों को दोबारा सुनेंगे जिन्हें वे सालों से सुनते आ रहे हैं? क्या वह उस पुराने जादू को, उस बचपने की मासूमियत को अपनी आवाज में फिर से वापस ला पाएगा? लेकिन जैसे जैसे उसने खामोशी से इस बारे में सोचा, उसे गहराई से एहसास हुआ कि यही एक तरीका है अपनी खोई हुई पहचान और अपनी कला को वापस पाने का। उसने अपने अंदर के डर को किनारे रखा और तय कर लिया कि वो अपने पुराने गानों को एक नई जान देगा, लेकिन इस बार पूरी तरह से अपनी शर्तों पर। रोहन ने बिना वक्त बर्बाद किए अपने पुराने गानों को रोहन्स वर्जन के नाम से फिर से रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। जब पहली बार उसने अपने सालों पुराने एक गाने को दोबारा माइक के सामने आंखें बंद करके गाया, तो उसकी आवाज में एक अजीब सा ठहराव था। पहले वह एक टीनेजर की मासूमियत और नादानी के साथ गाता था, लेकिन अब उसकी आवाज में वो गहराई थी जो सिर्फ जिंदगी के कड़वे तजुर्बे, टूटे हुए रिश्तों और दर्द से आती है। स्टूडियो की उस खामोशी में वो अपने ही अतीत से दोबारा मिल रहा था। उसने सिर्फ उन पुराने गानों को ही नहीं गाया, बल्कि अपनी पुरानी डायरी के उन पन्नों को भी खोल दिया जो उस वक्त दुनिया के सामने किसी कारण से नहीं आ पाए थे, और उन पुरानी एल्बम्स में कुछ एकदम नए गानों को भी जोड़ दिया। जब ये नई, या यूं कहें कि पुरानी, लेकिन अब पूरी तरह से आजाद एल्बम्स दुनिया के सामने आई,
तो उसके चाहने वालों ने उन्हें हाथों हाथ लिया और खूब प्यार दिया। वो सभी एल्बम्स देखते ही देखते बिक्री के नए रिकॉर्ड्स बनाने लगी और कामयाबी के उस मुकाम तक पहुंच गई जहां कोई सोच भी नहीं सकता था। लेकिन रोहन का सफर सिर्फ अतीत की गलतियों को सुधारने तक ही सीमित नहीं था। इस पूरी मानसिक जद्दोजहद के बीच रोहन के अंदर का रचयिता भी कभी खामोश नहीं बैठा। उसने अपने उस दर्द और संघर्ष को अपनी नई कला का ईंधन बना लिया था। उसने अपनी नई रिकॉर्ड लेबल के साथ मिलकर बिल्कुल नए गानों पर भी बहुत तेजी से काम करना शुरू कर दिया था। उसने एक के बाद एक 3 नई एल्बम्स रिलीज की, जिनमें से हर एक ने कामयाबी की नई ऊंचाइयों को छुआ, चार्ट्स पर सबसे ऊपर अपनी जगह बनाई और खूब शोहरत बटोरी। इन नई एल्बम्स के जरिए रोहन ने दुनिया को साबित कर दिया कि उसकी कला किसी एक कागज के टुकड़े, किसी कॉन्ट्रैक्ट या किसी कानूनी हक की मोहताज नहीं है। उसका असली खजाना तो उसके जहन में, उसकी उंगलियों में और उसकी रूह में था, जिसे कोई भी शख्स खरीद या बेच नहीं सकता था। अपनी इस अथक मेहनत और लगन से वो फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, बल्कि पहले से कहीं ज्यादा मजबूती और शांत आत्मविश्वास के साथ। अब रोहन के पास अपनी कला की पूरी आजादी थी और उसके फैंस अब बस एक ही चीज का बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि वो कब दोबारा अपने गिटार के साथ टूर पर जाएगा। सालों से उसने कोई बड़ा लाइव शो नहीं किया था और अब उसके अंदर भी वो पुरानी बेचैनी पनपने लगी थी कि वो फिर से उसी बड़े से स्टेज पर खड़ा हो, जहां हजारों लोग एक साथ उसकी धुन पर अपनी आवाज मिला रहे हों। ये सिर्फ संगीत की बात नहीं थी, ये उस गहरे और खामोश रिश्ते की बात थी जो उसने इतने सालों के उतार चढ़ाव में अपने श्रोताओं के साथ बहुत ही ईमानदारी से बुना था। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो बता रही थी कि जब वो वापस लौटेगा तो वो वापसी किसी बड़े जश्न से कम नहीं होगी। सालों का वो लंबा इंतजार, वो खामोशी और वो बंद कमरों की घुटन अब एक बहुत बड़े जश्न में बदलने वाली थी। जब रोहन इतने लंबे समय के बाद पहली बार स्टेज पर वापस लौटा तो वो कोई आम वापसी नहीं थी। ये एक ऐसा सफर था जो दुनिया भर के अनगिनत शहरों और लाखों लोगों के दिलों तक पहुंचने वाला था। जब उसने अपने टूर का पहला शो शुरू किया तो स्टेडियम में गूंजती वो लाखों आवाजें किसी जादू से कम नहीं लग रही थी। 20 महीनों तक चलने वाले इस लंबे और थका देने वाले सफर में रोहन ने हर रात अपना दिल निकालकर लोगों के सामने रख दिया। करोड़ों लोग उसे सुनने आए और जिन्होंने उसे सुना वो उसकी धुनों में अपनी ही जिंदगी की कोई ना कोई कहानी ढूंढ रहे थे। स्टेज पर रोशनी जब भी उसके चेहरे पर पड़ती, उसे अपने वो पुराने दिन याद आ जाते जब वो कैफे के कोने में खाली कुर्सियों के सामने गाया करता था। लेकिन रोहन जानता था कि बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो दूरियों, महंगी टिकट्स या किसी और मजबूरी की वजह से उसके इस सफर का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। उनके लिए उसने एक बहुत ही खूबसूरत तरीका निकाला। उसने अपने इस पूरे लाइव कॉन्सर्ट को एक शानदार फिल्म की शक्ल दे दी और उसे सिनेमाघरों में रिलीज कर दिया, ताकि जो लोग स्टेडियम तक नहीं पहुंच पाए वे भी उस जादुई रात का अनुभव बड़ी स्क्रीन पर कर सके। ये फिल्म इतनी ज्यादा पसंद की गई कि रिलीज होते ही इसने सफलता के सारे आसमान छू लिए और सिनेमाघरों में भी बिल्कुल स्टेडियम जैसा ही माहौल बन गया। इस टूर की बेतहाशा सफलता ने उसे शोहरत के उस मुकाम पर पहुंचा दिया था जहां से नीचे देखना भी डरावना लगता है। लेकिन रोहन की नजरें हमेशा जमीन पर ही टिकी रही थी। जब उसे संगीत की दुनिया के सबसे बड़े अवार्ड्स समारोह में उसकी पिछली एल्बम के लिए सबसे बड़ा सम्मान दिया जा रहा था, तब उसके हाथों में भले ही वो चमचमाती हुई ट्रॉफी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग ही ठहराव और गहराई थी। उसने उस भारी मंच से एक ऐसी घोषणा की जिसने वहां बैठे हर एक शख्स को चौंका दिया। उसने बताया कि वो जल्द ही एक बिल्कुल नई एल्बम लाने वाला है। ये कोई आम एल्बम नहीं थी, बल्कि ये उसके सबसे गहरे और अनकहे जज्बातों का पुलिंदा थी। जब वो दुनिया भर के अलग अलग शहरों में घूम रहा था, स्टेज की चकाचौंध के बीच घिरने के बाद रात को होटल के कमरे में
जब अकेला होता था तब उसने खामोशी से ये नए गाने लिखे थे। ये गाने उस शोहरत के भारी बोझ, उस गहरे दुख और उन टूटते हुए रिश्तों के बारे में थे जिन्हें इंसान अक्सर दुनिया की नजरों से छुपा कर रखता है। और जब ये गहरी, बिल्कुल सच्ची और कच्ची भावनाओं से भरी एल्बम दुनिया के सामने आई तो इसने एक बार फिर से सफलता के सारे पुराने रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और लोगों के दिलों पर राज करने लगी। लोगों ने महसूस किया कि शोहरत के पीछे भी एक ऐसा इंसान है जो उन्हीं की तरह रोता है और टूटता है। लेकिन रोहन के लिए ये सब सिर्फ अपने लिए तालियां बटोरने तक सीमित नहीं था। उसने जिंदगी के इस सफर में समझ लिया था कि सफलता का असली मतलब तब तक अधूरा है जब तक आप उसे उन लोगों के साथ न बांटे जिन्होंने आपको वहां तक पहुंचाने में अपना खून पसीना एक किया है। म्यूजिक इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा, ताकतवर और अमीर सितारा बनने के बावजूद उसके अंदर का वो सादा और जमीनी इंसान कभी नहीं बदला था। जब उसका वो विशाल टूर अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंच रहा था तो उसने स्टेज के पीछे दिन रात काम करने वाले उन तमाम मजदूरों, ट्रक ड्राइवर्स, टेक्नीशियंस और क्रू मेंबर्स को अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा करोड़ों रुपयों के बोनस के तौर पर बांट दिया। वो जानता था कि बिना उन लोगों की रातों की नींद खराब हुए वो शानदार शोज कभी मुमकिन नहीं हो पाते। बात सिर्फ यही खत्म नहीं हुई। वो जिस भी नए शहर में जाता वहां के लोकल फूड बैंक्स और जरूरतमंदों की मदद करने वाली संस्थाओं में चुपचाप एक बड़ा दान कराता ताकि कोई भी भूखा न सोए। उसे अपना बचपन याद था जब किताबें उसका सबसे बड़ा सहारा हुआ करती थी। इसीलिए उसने अपने शहर की पुरानी लाइब्रेरी और कई पब्लिक स्कूल्स को भी दिल खोलकर आर्थिक मदद दी। जब भी कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आती, कोई भयंकर तूफान या बाढ़ किसी शहर को उजाड़ देती तो रोहन बिना किसी दिखावे के मदद के लिए सबसे आगे खड़ा मिलता। इन सब के अलावा रोहन की जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें भी थी जो उसे इस भागदौड़ भरी दुनिया में बेतहाशा सुकून देती थी। उसे जानवरों से, खासकर बिल्लियों से बहुत ज्यादा और गहरा लगाव था। वो अक्सर महसूस करता था कि इन बेजुबान जानवरों की आंखों में जो मासूमियत और सच्चाई है वो इंसानों की दुनिया में ढूंढना बहुत मुश्किल है। अपने इसी प्यार को उसने एक बहुत ही खूबसूरत मुहिम में बदल दिया था। उसने अपने चाहने वालों से एक छोटी सी गुजारिश की कि उसके जन्मदिन के खास मौके पर, जो कि उसका सबसे पसंदीदा और लकी नंबर भी था, लोग अपने आसपास के एनिमल शेल्टर्स में एक छोटी सी रकम दान करें। यह देखकर उसकी आंखें भर आई कि कैसे उसके एक छोटे से इशारे पर लाखों लोग बेजुबान जानवरों की मदद के लिए एक साथ आगे आ गए। जैसे जैसे रोहन उम्र और तजुर्बे में बड़ा हो रहा था उसे इस बात का बहुत गहराई से एहसास होने लगा था कि अगर आपको दुनिया ने इतना बड़ा मंच और इतनी बुलंद आवाज दी है तो उसका इस्तेमाल सिर्फ पैसे कमाने या अपने लिए तालियां बजवाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। एक वक्त था जब वो सिर्फ बंद कमरों में अपनी डायरी में कविताएं लिखता था, लेकिन अब वो उस डायरी से बाहर निकलकर दुनिया की हकीकत के सामने खड़ा था। उसने महसूस किया कि समाज में अब भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे बदलने की सख्त जरूरत है। उसने अपनी उस पुरानी खामोशी को तोड़ा और उन गंभीर राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलना शुरू किया जिन पर अक्सर बड़े सितारे विवादों से बचने के लिए चुप रहना ही बेहतर समझते हैं। उसने महिलाओं के हक और बराबरी के अधिकार के लिए बेबाकी से आवाज उठाई। उसने समाज के हर उस तबके के सम्मान के लिए अपनी बात रखी जिसे अक्सर हाशिए पर धकेल दिया जाता है। उसने अपनी आवाज का इस्तेमाल करते हुए अपनी उम्र के युवा लोगों को यह समझाया कि वे अपने कमरों में बैठकर सिर्फ बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते, बल्कि उन्हें खुद आगे आकर वोट करना होगा, अपनी आवाज को दर्ज कराना होगा और समाज के लिए सही फैसले लेने होंगे। रोहन अब सिर्फ एक गायक नहीं रह गया था, वो एक ऐसी आवाज बन चुका था जो धुनों से परे जाकर लोगों की असल जिंदगी को छू रही थी। लंबे सफर के बाद जब थकावट और सुकून एक साथ मिलते हैं तो वो एहसास बहुत अलग होता है। रोहन के उस विशाल और ऐतिहासिक लाइव टूर का जब आखिरी दिन करीब आया
तो हवा में एक अजीब सी नमी थी। ये कोई आम टूर नहीं था, बल्कि ये अपने आप में एक ऐसा सफर बन चुका था जिसने लाइव परफॉर्मेंसेस के इतिहास में सफलता के नए कीर्तिमान और बेमिसाल रिकॉर्ड स्थापित कर दिए थे। जब वो आखिरी बार उस विशाल स्टेज से नीचे उतरा और रोशनी धीरे धीरे मध्यम हो गई, तो बाहर हजारों लोगों का शोर था, लेकिन रोहन के अंदर एक बहुत ही गहरी ठहरी हुई खामोशी थी। एक ऐसी खामोशी जो ये बता रही थी कि उसने उस मंजिल को पा लिया है जिसके बारे में उसने कभी अपने बचपन में उस छोटे से क्रिसमस ट्री फार्म में बैठकर सिर्फ धुंधले से सपने देखे थे। महीनों तक सूटकेस में अपनी जिंदगी बिताने और हर रात एक नए शहर में हजारों अजनबी चेहरों के सामने अपने दिल का हाल सुनाने के बाद जब वो अपने घर के खाली और शांत कमरे में वापस लौटा, तो उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ी आंधी आकर गुजर गई हो। लेकिन जब आप दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर पर पहुंच जाते हैं, तो वहां से आगे का रास्ता कहा जाता है। क्या वहां रुक जाना चाहिए या फिर किसी नए आसमान की तलाश करनी चाहिए? संगीत की दुनिया ने उसे जो सबसे बड़े और प्रतिष्ठित सम्मान दिए थे, वो किसी भी आम इंसान का सिर घुमाने और उसे अहंकारी बनाने के लिए काफी थे। जब उसे संगीत के सबसे बड़े मंच पर लगातार कई बार साल की सबसे बेहतरीन एल्बम के लिए सबसे ऊंचे अवार्ड से नवाजा गया, तो वो अपने आप में एक ऐसा इतिहास था जिसे आज तक बहुत कम लोग ही छू पाए थे। उसके नाम अनगिनत नॉमिनेशंस और ढेरों चमचमाती हुई ट्रॉफीज दर्ज हो चुकी थी, जो उसकी बेतहाशा शोहरत की गवाही दे रही थी। लेकिन रोहन के लिए वो सब सिर्फ धातु के कुछ खूबसूरत और ठंडे टुकड़े थे। उसकी असली खुशी तो अभी भी कुछ नया रचने में ही बसी थी। एक सच्चा कलाकार कभी भी अपनी पुरानी कामयाबियों के साए में आराम नहीं कर सकता। रोहन के अंदर भी एक ऐसी ही रचनात्मक बेचैनी हमेशा पलती रहती थी, जो उसे हर वक्त कुछ नया, कुछ अलग और कुछ गहरा करने के लिए उकसाती थी। ऐसा लगता था जैसे उसके अंदर कहानियों का एक ऐसा उबलता हुआ समंदर है जिसे सिर्फ धुनों और शब्दों की छोटी सी दुनिया में बांधना अब मुमकिन नहीं रहा था। रोहन ने बड़ी गहराई से महसूस किया कि उसकी कहानियां अब सिर्फ कानों से सुने जाने के लिए नहीं है, बल्कि उन्हें आंखों से देखे जाने और महसूस किए जाने की भी उतनी ही जरूरत है। यही वजह थी कि उसने अपनी कला को पर्दे पर उतारने का एक बहुत ही साहसिक फैसला किया। इससे पहले भी अपने बीते हुए कल में उसने अपने एक बहुत ही जज्बाती और लंबे गाने पर आधारित एक शॉर्ट फिल्म को खुद डायरेक्ट किया था, और उस छोटे से लेकिन बेहद सच्चे तजुर्बे ने उसके अंदर एक छुपे हुए फिल्मकार को जन्म दे दिया था। कैमरा अब उसके लिए उसकी पुरानी एक्यूस्टिक गिटार की तरह ही बन गया था, जिसके जरिए वो अपने जज्बातों को एक नई शक्ल देकर दुनिया के सामने रख सकता था। अपनी इसी नई राह पर चलते हुए रोहन ने एक बहुत बड़े मूवी स्टूडियो के साथ मिलकर एक पूरी फिल्म बनाने का मन बना लिया, जिसकी कहानी और स्क्रिप्ट वो खुद अपनी ही कलम से लिख रहा था। ये उसके लिए एक बिल्कुल ही नई और अनजान दुनिया थी। 3 मिनट के एक गाने में अपनी पूरी बात समेटने वाले रोहन के लिए अब 2 घंटे की एक मुकम्मल दुनिया रचना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन यही तो उसकी फितरत थी, उन अनजान रास्तों पर बेखौफ चलना जहां पहले कभी किसी ने कदम न रखा हो। जब आप जिंदगी में वो सब कुछ पा लेते हैं जिसके पीछे दुनिया भागती है, तो लोग अक्सर बड़ी हैरानी से पूछते हैं कि अब आगे क्या? रोहन की इस बेतहाशा सफलता को देखकर भी बाहर से ऐसा ही लगता था कि शायद अब इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन उसकी रोज की मेहनत और उसके जुनून को देखकर यह भी साफ हो गया था कि उसके हौसलों और उसकी उपलब्धियों की कोई सीमा नहीं है। वो आज भी उतनी ही शिद्दत से नए गाने लिखता है, उतनी ही रातों को जागकर अपनी धुनों को तराशता है और भविष्य में अपनी लिखी हुई फिल्मों को डायरेक्ट करने की बड़ी योजनाएं भी बनाता है। लेकिन इन सब के बीच जिस एक चीज ने उसे हमेशा जमीन से जोड़े रखा है, वो है उसका और उसके चाहने वालों के बीच का वो गहरा, अटूट और सच्चा रिश्ता। दुनिया के हर कोने में बैठे उसके वफादार फैंस आज भी बहुत ही बेसब्री और प्यार के साथ इस बात का इंतजार करते हैं कि वो आगे अपनी कला के जरिए
उन्हें कौन सी नई दुनिया में ले जाएगा। यह रिश्ता सिर्फ एक बड़े कलाकार और उसकी भीड़ का नहीं है, बल्कि ये दो ऐसे दोस्तों का रिश्ता है जो सालों से एक दूसरे की खामोशी और एक दूसरे के दर्द को बिना कुछ कहे समझते आए हैं। जिंदगी अक्सर हमें यह सिखाती है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत बाहर की तालियों के शोर में नहीं, बल्कि हमारे अंदर की उस शांत और धीमी आवाज में होती है, जो हमें लगातार कुछ नया, कुछ सच्चा रचने के लिए प्रेरित करती रहती है। रोहन ने भी अपने इस लंबे, मुश्किल और उतार चढ़ाव से भरे सफर में यही सीखा था। चाहे वो स्टेज पर खड़ा होकर अपनी आंखें बंद करके गा रहा हो, या फिर किसी फिल्म के सेट पर कैमरे के पीछे खामोश खड़ा हो, उसकी असली मंजिल हमेशा एक ही रही, इंसानी जज्बातों की उस कच्ची सच्चाई को दुनिया के सामने पूरी ईमानदारी से लाना। आज जब वो अपने कमरे में अकेला बैठता है और अपनी वही पुरानी गिटार उठाता है, तो उसे लगता है कि ये सफर तो बस अभी शुरू ही हुआ है। हर एक नई धुन, हर एक नया शब्द और हर एक नई कहानी जो वो लिखता है, वो बस इस बात का एक खूबसूरत सबूत है कि जब हम अपने अंदर की सच्चाई को बिना किसी डर के मान लेते हैं, तो ये पूरी दुनिया हमें खुद ब खुद सुन लेती है। माइंड वॉल्ट ऑडियो बुक के इस सफर में अपना कीमती वक्त देने और हमारे साथ चलने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी की कहानी भी उतनी ही खास है, बस जरूरत है तो उसे अपनी एक सच्ची आवाज देने की।